Hello and welcome to you in this channel. I am Sanjay. I am teaching you social science here. Today we are going to start the chapter number 8 from history portion of your social science book. Students, last chapter में हमने पढ़ा था कि 1857 के स्ट्रगल में हमारी बुरी तरह से हार हुई थी। तकरीबन 3 लाख लोग उसमें मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश में बुरी तरह से निराशा आ चुकी थी। अब निराशा के साथ साथ लोगों के मन में एक बदला लेने की भावना भी पैदा हो चुकी थी। पहले जिन लोगों के मन में देशभक्ति की भावना नहीं थी, अब उनके मन में देशभक्ति की भावना पैदा हो गई थी। साथ ही लोगों के अंदर ये बात घर कर चुकी थी कि अगर हम इस समय जागेंगे नहीं, इस समय अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो शायद हम कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद नहीं होंगे। इंडियंस ने ये महसूस किया कि अंग्रेज़ों और हमारे हितों में अंतर है। अंग्रेज़ों का यहाँ रहने का कुछ दूसरा उद्देश्य है, किसी खास मकसद से वो इंडिया में रह रहे हैं और इसीलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। 1857 की हार के बाद सारे के सारे इंडियंस ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि जब तक हम हमारे स्वाभिमान, हमारी रक्षा, हमारी देशभक्ति के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हम इसी तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहेंगे और इनके अत्याचार हम लगातार सहते रहेंगे। इस रिवोल्ट के बाद पूरे के पूरे देश के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना, नेशनलिस्टिक फीलिंग आ चुकी थी। नेशनल अवेकनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय जागृति कैसे आई और आखिर किस तरह से हमारे देश में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द रीजंस ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया, राष्ट्रीय जागृति के कारण, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट प्रायर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस मींस INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले हमारे देश में कौन कौन से सामाजिक या राजनीतिक संगठन थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि आज की कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना किस तरह से हुई, कौन लोग थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस पॉलिटिकल पार्टी को स्थापित करने के लिए। देन इन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, लिबरल नेशनलिस्ट्स एंड एग्रेसिव नेशनलिस्ट्स। इंडिया में राष्ट्रवाद का विकास, उग्र राष्ट्रवाद और उदार राष्ट्रवाद। 1 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। उस समय धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। सामाजिक संगठन बहुत सारे थे जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए काम करते थे, निस्वार्थ रूप से काम करते थे। तो जब उनके सामने ये समस्या आई कि देश में इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर किस तरह हम अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालें और लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करें, तो इस तरह से जो भी धार्मिक और सामाजिक संगठन थे उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से लोगों को देश के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास किया। कुछ पुराने संगठन काम कर रहे थे तो देशभक्ति के लिए, लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए नए संगठनों की भी स्थापना हुई। ये तो बात हो गई हमारे देश में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, लेकिन जो उस समय हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने किस तरह से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जिसमें सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे। उन्होंने राजनीतिक तरीके से लोगों को देश के प्रति जागरूक किया, अंग्रेज़ों की बुराइयां बताई और किस तरह से हम शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों से अपने न्याय की बात कर सकते हैं और उनके अत्याचारों से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, धार्मिक सामाजिक संगठन भी बन गए, पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई। अब पॉलिटिकल पार्टी बनने के 15-20 साल बाद जो हमारी INC थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके भी 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप में वो फ्रीडम फाइटर्स थे जो गुस्से से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहते थे और दूसरे ग्रुप में वो लोग थे, वो फ्रीडम फाइटर्स थे जो शांति से या फिर एक कानूनन तरीके से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहते थे। चलिए, यहाँ तक हमने बहुत शॉर्ट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझा। अब हम डिटेल में बारी बारी से सारे के सारे इस चैप्टर के पॉइंट्स समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण।
सबसे पहला रीजन है हमारा पॉलिटिकल रीजन। इवन बिफोर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ एंटायर इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। After the events of 1857, the company rule in India ended and the nation was directly placed under the rule of British government. The British Parliament passed an ordinance in 1858 which aimed at many administrative changes in India, but it did not change the plight of Indians. The dispatch from Queen Victoria bore an assurance for the people of India as well as for native rulers that the past mistakes would not be repeated and there would be no discrimination against Indians. But these statements of assurances were never followed by the British government. The British government established a uniform discrimination all over the country for the sake of unity and security of their empire. Uniform laws and judicial systems were established. This unified administration started by British government developed a sense of unity and awakening among Indians. While this Uniform Administration Act was passed by British in the interest of their own empire, it proved to be encouraging for the national unity. 1857 स्ट्रगल के पहले पूरे के पूरे देश में पूरे के पूरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का चलता था, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। लेकिन 1857 के बाद अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हो गया। यहाँ थोड़े समझने की कोशिश कीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता होगा कि इंडिया में जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे वो यहाँ पर आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए, तो वो ब्रिटेन में टैक्स दिया करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी थी जो इंडिया के अंदर रहकर ट्रेड करती थी और जिसके एवज में वो ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दिया करती थी। तो इस तरह से पहले इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, अब उसका शासन समाप्त हो गया, अब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया। इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें कि ये बात कही गई कि अब इंडियंस के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। क्वीन विक्टोरिया ने अपने एश्योरेंस में एक घोषणा पत्र में ये कहा कि अब इंडिया के अंदर जो हमारे देशी राजा महाराजा थे और जो इंडिया में कॉमन मैन था उसके साथ अब किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये बातें सिर्फ घोषणा में ही रहीं, रियलिटी में इस तरह के रूल्स को कभी भी इंडिया में फॉलो नहीं किया गया। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों में अब भरोसा नहीं बचा था, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये सबसे ज़रूरी बात थी कि अब किसी भी तरह से इंडियंस के मन में, इंडियंस के दिलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति भरोसा पैदा किया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में सभी लोगों के लिए एक सा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया। अब इंडिया में सभी लोगों के लिए एक से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जुडिकल सिस्टम सभी लोगों के लिए एक सा था। अब चाहे आपका नॉर्थ में अवध हो या सेंट्रल इंडिया, हर आदमी के लिए, हर एक राजा के लिए रूल्स रेगुलेशन सेम थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडियंस के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज इसीलिए दी जा रही थी ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा हो सके। लेकिन इनडायरेक्टली फायदा हमें ये हुआ कि पूरे के पूरे देश में एक नेशनल अवेकनिंग, मतलब कि राष्ट्रीय जागृति फैली। अब पहले जो आदमी सिर्फ अपने राजा और राज्य के बारे में सोचता था वो पूरे भारत के बारे में सोचने लगा। Now our second reason is religious and social resurgence, मतलब कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। देखिए, जिस तरह से आज के समय में भी हमारे इंडिया में बहुत सारे सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं जिनका उद्देश्य कोई फ़ायदा लेना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने देश के लोगों का और अपने समाज का भला करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म के प्रति जोड़ना होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म और समाज के बारे में समझाना है, अपनी संस्कृति के बारे में समझाना है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकें। साथ ही समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ भी लोगों को जागरूक करते थे।
तो जब इस तरह के संगठनों को इस बात का एहसास हुआ कि वर्तमान समय में भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी शासन है, तो अब इन संगठनों का उद्देश्य हो गया था ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों को अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने स्वाभिमान के लिए जागरूक करना है और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके अंदर एक ज्वाला पैदा करना है, ताकि वो लोग अंग्रेज़ी शासन की बुराइयों को समझ सकें और अपने दिल में, अपने मन में ये ताकत पैदा कर सके कि वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाकर उनका मुकाबला कर सकें। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने जगह जगह अपने अपनी ब्रांच में मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, जो लोगों को अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अवेयर करते थे और इस तरह से उन्होंने देश के अंदर एक जागृति पैदा की। सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रणेता राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, जो इम्पोर्टेंट हमारे पायनियर थे, उन्होंने भारत में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज की भावना जागृत की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने देश के लिए एजुकेट किया। उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स मूवमेंट थे और जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, साथ ही उनके फाउंडर्स के नेम भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किया था और बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए क्योंकि फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। Now our third reason is impact of Western culture, education and thinkers. पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार इंडिया में लॉर्ड मैकाले ने किया था। इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लाने का लॉर्ड मैकाले का एकमात्र उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त कर दो। मतलब कि जब लोग इंडिया में वेस्टर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो वहाँ के जो पायनियर्स थे, वहाँ के जो ग्रेट मैन्स थे, उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, हमारे लिटरेचर को तो पूरी तरह से भूल ही जाएंगे। तो अब लोगों के दिलों में देश के प्रति प्रेम बचेगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रचार करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य ये भी था कि कुछ लोगों को ऐसा तैयार कर दो जो हिंदी भी जाने और इंग्लिश को भी जाने, क्योंकि जब इंग्लिश इंडियंस नहीं समझ पाते थे तो ब्रिटिशर्स अपना काम नहीं निकलवा सकते थे। तो ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जो इंग्लिश को भी समझ सकें और उसको हिंदी में लोगों को समझा सकें। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इंडियंस को इंग्लिश सिखाना चाहती थी, लेकिन इसका रिएक्शन हो गया। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने फॉरेन के लिटरेचर को पढ़ा, वहाँ का जो रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर जो मूवमेंट्स हुए, तो जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उनके दिलों में एक कॉन्फिडेंस आया कि यार जब दूसरे देश के लोग वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसीलिए जब हमारे देश के बुद्धिजीवियों को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हुआ तो उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर को समझा, वहाँ की आइडियोलॉजी को समझा और किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपना एस्टेब्लिश करते हैं तो वो भी समझ सके और बाद में जाके ये सारा का सारा नॉलेज इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने के लिए उनके काम आया। देखिए, देश के लोग अपनी आज़ादी के प्रति अवेयर हुए, इसीलिए उन लोगों ने ब्रिटिश का मुकाबला किया और आज हम आज़ाद हो सके। और क्या रीजंस थे जिसके कारण हम अवेयर हुए, वही रीजंस हम पढ़ रहे हैं। उन्हीं रीजंस में हमारा 4th रीज़न है इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट्स। देखिए, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडिया को गुलाम बनाया था। इससे पहले भी पूरे विश्व में कई छोटे छोटे देश थे जहां पर कुछ समय पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिक्का चलता था, लेकिन वहां के लोगों ने मूवमेंट्स किए और वो लोग आज़ाद हुए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के मूवमेंट से इंस्पायर होकर हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स भी अपने यहाँ की फ्रीडम के लिए बेचैन हो उठे। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यातायात और संचार के साधनों का विकास। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट्स के साधनों पर ध्यान दिया। ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया में रेल फैसिलिटी बढ़ी, या कह सकते हैं कि रेल फैसिलिटीज स्टार्ट हुई, टेलीग्राफ फैसिलिटी स्टार्ट हुई, पोस्टल सर्विसेज हुई, रोड बने, कुछ नए रोड बने, तो कहीं पर बड़े बड़े ब्रिजेस भी बने। इन सारी फैसिलिटीज़ के होने के कारण इंडिया में बाकी लोगों का, मतलब कि इंडियंस का भी
आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा। अब एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में आसानी से जा सकता था। यदि किसी फ्रीडम फाइटर्स को अपने लोकल के मूवमेंट्स को बढ़ाना है, दूसरे स्टेट्स में पहुंचाना है, तो वो पोस्टल सर्विसेज का इस्तेमाल करके, टेलीग्राफ फैसिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरे सिटीज़ के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते थे। तो इंडिया में उस टाइम पर नेशनल अवेकनिंग का ये भी एक कारण था। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमारे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने हमारे इंडियन एंशिएंट लिटरेचर पर बहुत सारा काम किया, बहुत सारी रिसर्च करी कि आखिर कौन से वो चीज़ें थी जिनसे हम लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एंशिएंट लिटरेचर में ऐसे ऐसे महान योद्धा आए जिन्होंने अपने मदरलैंड के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। तो जब हमारे देश के लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सेल्फ स्टीम की भावना फिर से जागृत होगी। इंडिया के जो भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने हमारे संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि जो साउथ के लोग थे जिनको संस्कृत का नॉलेज नहीं था, वो इंग्लिश में उन ग्रंथों को पढ़ सकें और उन ग्रंथों से नॉलेज लेकर अपने देश के लिए आगे आएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट करें, आवाज़ उठाएं। काफ़ी सारे स्कॉलर्स जैसे मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और भी काफ़ी सारे थे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया और ट्रांसलेट भी किया। नाउ आवर सेवंथ रीजन ऑफ नेशनल अवेकनिंग इज इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर। न्यूज़पेपर और इंडियन लिटरेचर का भी नेशनल अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। वो किस प्रकार से कि हमारे जो राइटर्स थे वो अपने अपने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में दिया करते थे और जब वो न्यूज़पेपर्स पूरे देश के लोगों तक पहुंचते थे तो वो अच्छी तरह से समझ पाते थे कि अंग्रेज़ हमारे साथ क्या कर रहे हैं और आखिर किस तरह से हम इनसे आज़ादी ले सकते हैं। उस टाइम के जितने भी हमारे लिटरेचर के राइटर्स थे वो अपने लिटरेचर में, अपनी राइटिंग में देशभक्ति से संबंधित कंटेंट डालते थे। जैसे कि हमारे बहुत फेमस राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका नोवेल था आनंद मठ, उसमें एक बहुत फेमस सॉन्ग था और जो हमारा नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम, उसने उस टाइम के हमारे यूथ को, इंडियन यूथ को इंस्पायर किया अपनी देशभक्ति के लिए। उस टाइम के बहुत सारे फेमस राइटर्स थे जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, देशबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डीएल रॉय और भी काफ़ी सारे थे। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवेल था आनंद मठ, जिसका एक सॉन्ग था वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग भी है अभी भी। और उस टाइम के जो हमारे यंगस्टर्स थे उनको देश के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। आपको पता होगा जब भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रिवोल्ट करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वो वंदे मातरम का स्लोगन लगाया करते थे। Anand Math depicted the political and economic shortcomings of British rule. The play Neel Darpan, written by Deenbandhu Mitra, expressed the exploitation and suffering meted out to the labor working in indigo farms. Lakshminath Bej Barua is also known as Asami, and Altaf Hussain Hazi was famous for Urdu writing of that time, were the writer of nationalistic literature of this period. इस रेड लाइन के पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कभी कभी इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आनंद मठ में ब्रिटिश राज के राजनीतिक और आर्थिक दोषों का खुलासा किया गया था। साथ ही दीनबंधु मित्र ने जो एक नाटक लिखा था, एक ड्रामा लिखा था नील दर्पण, जिसमें नील बागान के जो मजदूर थे उन पर उस टाइम पर अंग्रेज़ जो अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उसके बारे में अच्छी तरह से बताया है। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ और अल्ताफ हुसैन हाजी जो कोई उर्दू के राइटर थे, वो भी उस टाइम के काफ़ी फेमस राइटर्स थे। Now our 8th reason is the British policy of economic exploitation. ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टेब्लिशमेंट और उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण हमारे यहाँ के उद्योग धंधे पूरी तरह से धराशाही हो गए। इस ब्रिटिश पॉलिसीज़ में ऐसा था कि अगर इंडिया से कोई माल दूसरे देश में जाता है, ब्रिटेन की किसी कंट्री में जाता है, तो वो देश उस माल पर टैक्स लगाएगा, उस ट्रेडर को काफ़ी सारा टैक्स देना पड़ेगा,
लेकिन इसके उलट अगर ब्रिटेन से कोई माल इंडिया में आता है, कोई भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम अगर इंडिया में आता है तो उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। इनफैक्ट ज़्यादातर सामान उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटेन से आता था या फिर किसी ब्रिटिश कंपनी का आता था। इस पॉलिसी के कारण भारत का पैसा दूसरे देशों में जाने लगा, वहीं हमारे देश को कोई भी इनकम नहीं होती थी। तो इसके कारण जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके मन में एक बात आई कि यार ये तो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें इसका बदला लेना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नाउ आवर लास्ट रीजन ऑफ दिस टॉपिक इज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि प्रजातीय भेदभाव। अगर कोई अंग्रेज है तो उसको सिर्फ अंग्रेज होने के कारण बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती थी जॉब में, लेकिन इसके उलट अगर कोई इंडियन है भले ही उसमें कितनी ही कैपेबिलिटीज क्यों, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में उसको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी। जैसे कि उस टाइम के हमारे फ्रीडम फाइटर्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष थे, वो इस पॉलिसी का शिकार हुए थे। इल्बर्ट बिल, बहुत ध्यान से समझिए, कई बार ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। इल्बर्ट बिल एक प्रकार का कानून था और इस कानून को लागू करवा के उस टाइम के इंडिया के वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा इंडिया में जातीयगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया था। इंडिया के अंदर उस टाइम की जुडिशरी सिस्टम में यह प्रावधान था कि अगर किसी यूरोपियन क्रिमिनल के ऊपर कोई क्राइम दर्ज हुआ है तो इंडियन जज उसका जजमेंट नहीं देगा, सिर्फ यूरोपीय जज या फिर कहें कि कोई अंग्रेज जज ही इसमें अपना फैसला सुना सकता था। तो ये एक प्रकार का इंडियंस के साथ जातिगत भेदभाव था और इसी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था इस बिल के द्वारा। इसको लॉ मेंबर इल्बर्ट ने तैयार किया था। हालांकि जब ये लागू होने वाला था तो जितने भी यूरोपियन जज थे और लॉ मेंबर्स थे उन्होंने विरोध किया और ये बिल इंडिया में लागू नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया और यहाँ तक कि इस कानून को काला कानून तक कह दिया। अच्छा, उस टाइम के एक वायसराय लॉर्ड लिटन की जो एक रिएक्शन पॉलिसी थी वो तो प्रजातीय भेदभाव से भैया पूरी भरी पड़ी थी। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रिया नीति अर्थात भारत विरोधी नीति 4 वर्ष तक, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक चली, इस काल में उसने आयातित ब्रिटिश कपड़े पर शुल्क हटाए। देश में भयंकर अकाल पड़ रहा था, पीड़ितों को राहत देने के बजाय उसने जब इंग्लैंड की महारानी इंडिया में आई तो उनके स्वागत में काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया। तो इसका इफेक्ट भी इंडियंस पर पड़ा। इंडिया में जो इंडियंस थे उनको वेपन्स रखने के लिए काफ़ी सारी फीस देनी पड़ रही थी। उसने ये नियम बना दिया था कि अगर कोई इंडियन लाइसेंस लेता है तो उसको काफ़ी सारी फीस देनी पड़ेगी। हर जगह वो भेदभाव करता था इंडियंस के साथ। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक लेकर आया जिसमें इंडियन लैंग्वेज के जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स थे उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया में रीअवेकनिंग के लिए सबसे पहले शुरुआत करी थी हमारे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स ने, और इन्हीं सारे मूवमेंट्स के कारण ही इंडियंस के दिलों में सेल्फ रिस्पेक्ट और पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना पैदा हुई। बाद में फिर बहुत सारे रीजंस थे, वो पॉलिटिकल रीजंस भी थे, इकोनॉमिक रीजंस भी थे, जिन्होंने नेशनल अवेकनिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े।